हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? एजुकेशन की बात करेगा तो शिक्षा हो जाएगा, और एजुकेशनल की बात करेगा तो शैक्षिक हो जाएगा। ओके, तो मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है शिक्षा के उद्देश्य में, उसके बारे में बात करेंगे। तो बालक के जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, पूर्व गर्भावस्था से लेकर के कब्र तक, गर्भ से कब्र तक जो चलता है वो मनोविज्ञान का ही खेल होता है। उसकी माताजी क्या सोच रही हैं गर्भ के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, वही बच्चा के मस्तिष्क का विकास करेगा। क्या पौष्टिक आहार जा रहा है तो उससे भी उस बच्चे का मस्तिष्क का जो विकास होता है उससे भी असर पड़ता है। अब एक दार्शनिक थे स्किनर, तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान तथा प्रविधियां सम्मिलित है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान तथा प्रविधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल और आसान बनाने में मददगार करती हैं। तो स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में वह सभी ज्ञान तथा प्रविधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल और आसान बनाने में मददगार करते हैं। ज्ञान तथा प्रविधियां, प्रविधियां का मतलब समझ रहे हैं, विधि। तो मनोविज्ञान में एक ऐसे ज्ञान और विधियों का सम्मेलन पाया जाता है जो कोई बालक के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो उसका विकास करने में सक्षम बनाता है। जैसे यदि कोई बालक क्रिकेट खेलना चाह रहा है परंतु उसके माता पिता कह रहे हैं नहीं बेटा, क्रिकेट नहीं खेला जाता है, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो वो बालक का जो मनोविज्ञान है, मन का जो अंतर आत्मा होगा, वो पढ़ाई में नहीं लगेगा। वो क्या करेगा, हमेशा क्रिकेट की तरफ सोचेगा, क्रिकेट की तरफ देखेगा, हर चीज क्रिकेट के बारे में करना चाहेगा वो। तो यहीं पे क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, मनोवैज्ञानिक आते हैं और उस बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग करके बताते हैं कि ये किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान तथा प्रविधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल और आसान बनाने में मददगार होते हैं। अब बच्चा अगर मान लीजिए पढ़ाई करने गया तो वो आसान बना ही नहीं सकता पढ़ाई को, बट क्रिकेट में गया तो क्रिकेट को बहुत अलग अलग टेक्निक से वो खेल सकता है दोस्तों। तो चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आता है इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन कौन से हैं। विकास एवं वंशानुक्रम, डेवलपमेंट एंड हेरिडिटी। वंशानुक्रम को कहते हैं हेरिडिटी। नेक्स्ट पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, ये भी इसका क्षेत्र में आता है शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। मापन एवं मूल्यांकन, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यदि कोई व्यक्ति पढ़ने में तेज है और व्यक्ति कोई स्लो है तो कैसे कर पाएंगे कि कोई व्यक्ति स्लो है फास्ट है? इसका मतलब एक ही क्वेश्चन सेम लोगों को दें और देखें कि कौन जल्दी बना ले रहा है, और इजी क्वेश्चन दीजिए। जिस क्लास में है उससे 2 क्लास नीचे का दीजिए, या फिर आप उस टॉपिक को पहले से पढ़ के आने को बोलिए और क्वेश्चंस दीजिए। तो देखिए कि कौन फास्ट बना ले रहा है। जो फास्ट बना रहा है इसका मतलब है कि उसमें बुद्धिमत्ता ज्यादा है। व्यक्तिगत भिन्नता यहां से चेक कर लिया। मनोशारीरिक तत्वों का अध्ययन, अनुसंधान जिसे कहते हैं रिसर्च, अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण विधियां, विशिष्ट बालक, निर्देशन एवं परामर्श। तो हम लोग अब एक एक टॉपिक को डिटेल में बात करने वाले हैं। पहला आता है विकास एवं वंशानुक्रम। विकास एवं वंशानुक्रम में क्या होता है, डेवलपमेंट एंड हेरिडिटी में, उसके बारे में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे डिटेल में कि कहना क्या चाह रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक की अभिवृद्धि एवं विकास का अध्ययन करती है।
शिक्षा मनोविज्ञान बालक के अभिवृद्धि एवं विकास का क्या करती है, अध्ययन करती है। जैसे उसमें कितनी वृद्धि हो सकती है, उसमें कैसे विकास हो सकता है बालक में, तो इसका अध्ययन शैक्षिक मनोविज्ञान के तहत किया जाता है दोस्तों। मीन्स कि संपूर्ण रूप से देखा जाए तो बालक के बारे में ही बात की जा रही है। अभिवृद्धि एवं विकास की प्रक्रियाएं बालक के गर्भधारण के समय से ही शुरू हो जाती है, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बालक का जो विकास है, संपूर्ण विकास है, वो कब से शुरू हो जाता है, गर्भधारण के समय से, और वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीवन पर्यंत चलती रहती है का मतलब समझ में आ रहा है ना। यदि बालक इस धरती पे आ गया, इस दुनिया में आ गया, तो यह विकास जीवन पर्यंत चलती रहेगी जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। मानव का विकास शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था से होकर गुजरती है। शैशवावस्था क्या होता है, बाल्यावस्था क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है। 0 से 3 साल या 4 साल मान ले, उसे शैशवावस्था कहते हैं। 4 से 12 साल को बाल्यावस्था कहते हैं, और 12 से 18 वर्ष को किशोरावस्था कहते हैं, और 18 के बाद तो वयस्क बन जाता है दोस्तों। मानव का विकास शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था से होकर गुजरती है। उसके व्यवहार पर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास का प्रभाव पड़ता है। उसके व्यवहार पर सामाजिक, मानसिक और शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक क्या है, यदि वह ऐसे समाज में रह रहा है जहां पे लोग कंचे खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो वह कंचे खेलना, पतंग उड़ाना ही उसको अच्छा लगेगा। परंतु वह एक ऐसे समाज में रह रहा है जहां लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हमेशा लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो वो वीडियो गेम खेलना पसंद करेगा। मीन्स कि यहाँ समाज पर भी उसके विकास का असर पड़ रहा है। और संवेगात्मक की बात करें, यदि सब लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, समाज के लोग या उसके परिवार के लोग बहुत ज्यादा कुर्र, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि गुस्से वाले हैं, तो वो भी बच्चे पे असर पड़ेगा कि गुस्से वाले हैं। जैसे अभी एक आईआईटी वाले बाबा ने बताया कि हमारे माता पिता हमेशा लड़ाई करते थे, तो इससे हमारे मानसिक जो विकास है वो लड़ाई के प्रति ही हो गया, और लड़ाई को देखते हुए हमारा विवाह करने का मन नहीं किया, तो वो बाबा बन गए, वो भी आईआईटीएन बाबा। तो कहीं ना कहीं मानसिक विकास भी किससे ऊपर प्रभावित होता है, समाज के ऊपर। शारीरिक विकास भी समाज के ऊपर। मीन्स कि परिवार आपके अच्छे से खाना पीना देंगे तो आपका शारीरिक विकास होगा। संवेगात्मक कितना भावनाओं से जुड़े हैं, संवेगात्मक का मतलब क्या हुआ कि वो कितना ज्यादा इमोशनल है। नेक्स्ट आता है मानसिक विकास। मानसिक का जो तात्पर्य है यहाँ पे मन से है। जैसा वो सोचेगा बच्चा, जैसा उससे थिंकिंग करवाया जाएगा, वो बच्चा वैसे ही मानसिक विकास करेगा। नेक्स्ट आता है अतः उसके व्यवहार पर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट वंशानुक्रम भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। जो वंशानुक्रम है व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे उसके वंश में सभी लोग टकले हैं, बाल झड़ जाते हैं, तो सभी लोगों के क्या होंगे, उस बच्चे का भी बाल झड़ेगा। यदि उनके दादा परदादा सब लोग सांवले हैं तो बच्चा भी सांवला होगा। यदि जुझारू रूप में है उनके दादा परदादा, मतलब मेहनत करने के प्रति लगन है, तो बच्चा भी मेहनत करना चाहेगा। जैसा वंश का अनुक्रम चलता चला आ रहा है उसी प्रकार बच्चे का मानसिक विकास भी होगा। मनोविज्ञान विकास प्रक्रिया, विकास के विभिन्न चरण एवं विकास के वातावरण तथा अंशानुक्रम पर अध्ययन करता है। वंशानुक्रम पर अध्ययन करने का मतलब है कि उसके वंश के बारे में जानता है। नेक्स्ट आता है अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। अधिगम प्रक्रिया का मतलब क्या है, लर्निंग प्रोसेस का मतलब क्या है, डिटेल में समझेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने का मतलब क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना। बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने का तात्पर्य क्या है, यदि वह गुस्सैल है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, हमेशा वो गुस्से में रहता है, तो उसका व्यवहार
गुस्से वाले से एकदम शांत स्वभाव का बनाया जाए। तो वो कैसे बनाया जाए, वो मनोवैज्ञानिक ही कर सकते हैं, शिक्षा के मनोविज्ञान ही कर सकता है। व्यवहार में यह बदलाव ही अधिगम कहलाता है। व्यवहार में यह बदलाव ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षण, अधिगम तथा अनुभव के द्वारा संपन्न होती है। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम की अवधारणा, प्रकृति के सिद्धांतों को अध्ययन किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए वो उसके व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। यदि व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तो उसने कुछ सीख लिया। यदि उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो जाए तो उसने कुछ सीखा। यदि उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसने कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, उसने पढ़ा। बिहेवियरल चेंजेस जो होता है, बिहेवियरल चेंजेस का मतलब ये हुआ कि व्यवहार में परिवर्तन, और यदि शिक्षा के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाए तो शैक्षिक मनोविज्ञान का अधिगम प्रक्रिया हो जाएगा। मीन्स की लर्निंग प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। क्या आता है, पर्सनालिटी। व्यक्तित्व मानव के गुणों, लक्षणों, विशेषताओं एवं क्षमताओं की एक संगठित इकाई है। गुणों, लक्षणों, विशेषताओं एवं क्षमताओं की एक संगठित इकाई है। एक संगठित इकाई का मतलब क्या हुआ, एक उसके क्या गुण है, क्या लक्षण है, क्या उसकी में विशेषता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति है, उसकी पर्सनालिटी उसके बॉडी लैंग्वेज से पता कर सकते हैं, उसकी हाइट से पता नहीं कर सकते, उसके फेस से, उसके बाल से, उसके कान से, उसके नाक से, उसकी आंख से नहीं पता कर सकते उसकी पर्सनालिटी कैसी है। परंतु यदि उसमें कुछ एक विशिष्ट गुण दिखाई दे, उसकी विशिष्ट विशेषताएं दिखाई दे, ऐसे गुणों के लक्षणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उनमें कुछ अलग प्रकार की व्यक्तित्व है। बालक का व्यक्तित्व उसके मानसिक क्रियाओं तथा सामाजिक व्यवहारों पर भी निर्भर करता है। बालक का व्यक्तित्व उसके मानसिक और सामाजिक, देखो बार बार समाज आ रहा है, तो बालक कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी प्रभावित होता है और मानसिक भी आ रहा है। तो मानसिक और सामाजिक रूप से क्या होता है, बालक प्रभावित होता है। समाज में जैसा दृष्टिकोण वो देखेगा, उसी दृष्टिकोण से उसका क्या होता है, मानसिक विकास होता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व के को प्रभावित करने वाला भौतिक तथा अभौतिक वातावरण, मानसिक योग्यता का अध्ययन करता है। भौतिक तथा वातावरण का मानसिक योग्यता का अध्ययन करता है। इनके अलावा बालक की रुचियां, कल्पनाओं, संवेदनाओं तथा सामाजिक व्यवहारों को भी इसमें शामिल किया जाता है। बालक की रुचि क्या है, वह कल्पना कैसी करता है, संवेदना उसमें कैसी है, उसके सामाजिक व्यवहार कैसे हैं, समाज में वो कैसा व्यवहार करता है, इन सबको शामिल किया जाता है। किसके लिए, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के लिए, व्यक्तित्व के लिए। नेक्स्ट आता है मानसिक स्वास्थ्य। फ्रॉयड के अनुसार मेंटल हेल्थ जो है बच्चे का, ये भी देखा जाता है। फ्रॉयड के अनुसार व्यक्ति के अचेतन मन की अधूरी इच्छाएं उसे मानसिक रूप से विचलित कर सकती हैं। अचेतन मन का मतलब क्या समझते हैं, जो चेतना से दूर हो। मीन्स कि उसने थिंक किया परंतु वो भूल गया, वो अचेतन मन में चला गया। जो हम थिंक कर रहे हैं उसे चेतन मन कहते हैं। और जो अचेतन मन क्या मतलब क्या हुआ कि मैंने कभी किसी चीज को देखा और उसके माइंड में फीड हो गया कि भाई ग्रीन कलर ऐसा होता है, जितने भी पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। अगर उसको येलो कलर का पत्ता दिखा दिया जाए, यदि उसे येलो कलर का यानी पीले कलर का पत्ता दिखाया जाए तो वो बोलेगा ही नहीं कि ये पत्ता है, वो कहेगा ये तो पत्ता ही नहीं होता, ये तो भाई ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का मैंने सुना है, देखा है, तो ये ग्रीन कलर का ही हो सकता है, येलो कलर का जो है लीफ नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब उसके अचेतन मन में क्या चला गया, ग्रीन कलर का लीफ। तो व्यक्ति के अचेतन मन की अधूरी इच्छाएं उसे मानसिक रूप से विचलित कर सकती हैं और मानसिक क्रियाएं ही उसे व्यवहार के रूप में निरूपित करती हैं। समाज में उचित समायोजन व तनाव, भगनाश, संघर्ष तथा विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों से निपटने के लिए मानसिक स्वास्थ्य का संतुलित विकास होना नितांत आवश्यक है। बालक का व्यवहार उसके अचेतन मन का ही परिणाम है। बालक का व्यवहार जो है क्या है, उसके अचेतन मन का ही परिणाम है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अचेतन मन का भी अध्ययन करता है। इससे यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक की कौन कौन सी भावनाएं व इच्छाएं का दमन हुआ है। यदि बार बार बच्चा सोच रहा है
कि यार हम इस चीज़ से परेशान हैं, इस चीज़ से परेशान है, हमें क्रिकेट खेलना था, स्कूल नहीं जाना था, इसका मतलब उसके अचेतन मन में क्या है? क्रिकेट है। यानी कि बच्चे की मानसिक क्रियाओं को जानने के लिए उसके अचेतन मन को जानना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, क्या आता है नेक्स्ट? मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के लिए मापन एवं मूल्यांकन दोनों ही आवश्यक है। मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? मापना, तौलना, उसे कहते हैं मापन, मेजरमेंट करना। मूल्यांकन करने का मतलब क्या हुआ? इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना, राइट। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे बालक के शैक्षणिक उपलब्धि, व्यवहार में परिवर्तन, अभिक्षमता आदि से जुड़ी समस्याओं का परीक्षण कर समाधान निकाला जाता है। शैक्षणिक उपलब्धि, व्यवहार में परिवर्तन, अभिक्षमता आदि से जुड़ी समस्याओं का परीक्षण कर समाधान निकाला जाता है। नेक्स्ट होता है पाठ्यक्रम का निर्माण। पाठ्यक्रम का निर्माण, कैरिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम, कैरिकुलम का मतलब क्या हुआ? मीन्स कि जब भी कोई सिलेबस बनता है, सिलेबस अलग हो गया, कैरिकुलम अलग हो गया। कैरिकुलम पार्टिसिपेशन का मतलब ये हुआ कि अपने सिलेबस, जो पुस्तक ज्ञान के अलावा आप किस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज कैरिकुलम। कैरिकुलम शिक्षा मनोविज्ञान से बालक के व्यवहार से संबंधित समस्त जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं जो उसके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। इन सभी जानकारियों के एक क्रमबद्ध तरीके से जोड़कर शिक्षा मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। कहने का मतलब, स्कूल में देखे होंगे एक से एक गेम करवाया जाता है, एक से एक सिंगिंग क्लासेस करवाई जाती है, डांस क्लासेस करवाई जाती है। इससे क्या पता चलता है कि कौन सा बच्चा बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है किस फील्ड में, उसे वहां से खींच के निकाल लिया जाता है और उसे फील्ड में उसे भेज दिया जाता है। इसलिए पाठ्यक्रम, जो कैरिकुलम होता है, पाठ्यक्रम निर्माण होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्कूल में। अगर किसी भी स्कूल में पाठ्यक्रम में ये शामिल किया जा रहा है, इसका मतलब बच्चे का इंटेंशन देखा जा रहा है कि किस तरफ उसका जुझारूपन है। इसलिए कैरिकुलम, और कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी फील्ड में बेस्ट होता ही होता है। वो चाहे क्रिकेट खेलेगा, सिंगिंग करेगा, डांस करेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, मीन्स की व्यापार जिसे कहते हैं, व्यापारिक, बिजनेसमैन जिसे कहते हैं, वो बनेगा। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी क्रिएटिविटी में वो संलग्न जरूर होगा दोस्तों। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बालक एक दूसरे बालक से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से भिन्न होते हैं। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दृष्टि से, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दृष्टि से भिन्न होते हैं। इनकी पारस्परिक विभिन्नता को समझें बगैर इन बालकों का व्यवहार परिवर्तन संभव नहीं है। पारस्परिक भिन्नता, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इनको बिना समझे व्यवहार में परिवर्तन संभव नहीं है। और प्रभाव के विस्तार के अध्ययन करके ही शिक्षण पद्धति एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। इनके आधार पर बच्चों को समझना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप नेपाल के बच्चे या फिर मणिपुर के बच्चे या फिर मिजोरम के बच्चे को आप बोलें कि आप फौज में जा सकते हैं, आप फौज की तैयारी करें, तो वो बच्चे सक्षम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट ही नहीं होती उतनी। पहाड़ी क्षेत्र में लोगों की हाइट और मैदानी क्षेत्र में लोगों की हाइट से तुलना की जाए तो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनकी हाइट कम होती है, तो उन्हें कभी भी फौज में जाने को राय नहीं दिया जाता है। दिया भी जाता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रिजर्वेशन, आरक्षण के आधार पर इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है सरकारें, परंतु यह संभव नहीं हो पाता है। अब आपके दिमाग में आएगा, क्या नेपाल के लोग पुलिस नहीं होते? होते हैं, बट भारत में जब अवेलेबल है वो चीज कि हाँ भाई, अपने इतने हाइट के लोग हमें आसानी से मिल सकते हैं, तो कम हाइट के लोगों को क्यों लेगी गवर्नमेंट? तो कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव नहीं हो सकता। शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण स्तर और प्रभाव के विस्तार से अध्ययन करके ही शिक्षण पद्धति एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। शिक्षण विधियां क्या होती है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण की अनुसंधान विधियों के चयन के लिए आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान के बदलते समय के साथ साथ कई नवीन मनोविज्ञान पद्धति को भी जन्म दिया है, जो व्यक्ति के परिवर्तनशील व्यवहार का सूक्ष्म एवं सटीक अध्ययन करती है। मानसिक एवं सामाजिक व्यवहार का
प्रभावकारी परिणाम जानने के लिए उचित शिक्षण विधियों का चुनाव शिक्षा के मनोविज्ञान द्वारा ही संभव है। शिक्षा के मनोविज्ञान द्वारा ही उचित शिक्षण विधियां संभव है कि कैसे कैसे बच्चे को समझाया जाए। जैसे आपने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया, बच्चे को नहीं समझ में आया, इंडिविजुअली उसे अपने केबिन में ला करके बुलाएं और बोले बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता है, फिर भी नहीं समझ पा रहा है तो उसके पास जाकर के आप बैठे। पास जाकर के बैठने के बाद आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन करें, जरूरत पड़े तो पेन पकड़ के उसे समझाएं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से तो आपको समझाना पड़ेगा। यदि आपने विधियों में कोई परिवर्तन नहीं किया तो बच्चे को समझाने में आप असफल हो सकते हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में, आने वाले जनरेशन में लोग एक से एक 3D डायग्राम के थ्रू पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। क्यों? ताकि बच्चों का जो अटेंशन है वो अपनी तरफ खींचा जाए और उसमें इंटरेस्ट लाया जाए। नेक्स्ट आता है मनोशारीरिक तत्वों का अध्ययन, स्टडी ऑफ साइकोफिजिकल एलिमेंट्स। बालक के सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न मनोशारीरिक तत्वों जैसे प्रेरणा, रुचि, थकान, तर्क, कल्पना, अध्ययन आदि का विशेष प्रभाव पड़ता है। शिक्षा मनोविज्ञान के में इन तत्वों को का विस्तार से सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब बालक को सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न मनोशारीरिक तत्वों जैसे, मनोशारीरिक तत्व क्या क्या हो सकते हैं? प्रेरणा, ठीक है, रुचि, थकान, तर्क, कल्पना, ध्यान। प्रेरणा, रुचि, कल्पना, थकान, ये सभी क्या है? अपने मनोशारीरिक तत्व हैं। शिक्षा के मनोविज्ञान में इन सभी तत्वों का विस्तार सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है कि बच्चा कोई भी चीज करते करते थक तो नहीं जा रहा है, उसका अटेंशन किधर को जा रहा है, ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है तो किस तर्क से वो बात कर रहा है, यह भी ध्यान में रखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चाइल्ड। प्रतिभाशील, मंद बुद्धि, शारीरिक दोष व मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को विशिष्ट बालक की संज्ञा दी जाती है। अब देखो, स्पेशल चाइल्ड की बात की जाए तो स्पेशल चाइल्ड में वो चाइल्ड नहीं आते हैं कि जो विकलांग हैं या फिर वह सुन नहीं पा रहे हैं या मंद बुद्धि के हैं या उनके पास बुद्धि ही नहीं है। ये सब तो आते ही आते हैं स्पेशल चाइल्ड में। वो भी आते हैं जो ज्यादा टैलेंटेड है, एक्सीलेंट चाइल्ड, वो सब भी इस फील्ड के ही बच्चे माने जाते हैं। तो प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, शारीरिक दोष व मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को विशिष्ट बालक की संज्ञा दी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसे बालक से विवेचन करता है, बालकों का अलग से विवेचन करता है। इन बालकों में सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ समानताएं एवं असमानताएं पाई जाती है। ऐसे बालक मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक व तथा शारीरिक रूप से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान ऐसे बालकों के लिए उपयुक्त विधि का चुनाव कर सावधानी से अध्ययन करता है। समझे? विशिष्ट बालकों के लिए, जैसे ADHD हो गया, विकलांग हो गया, मानसिक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से कमजोर है, संवेगात्मक रूप से कमजोर है। संवेगात्मक का मतलब इमोशनली वो जल्दी इमोशंस हो जाता है, रोने लगता है। तो ऐसे बालकों का सूक्ष्म अध्ययन करके ही इसमें कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट, अनुसंधान, रिसर्च। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य बालक व्यवहार एवं शिक्षण से संबंधित विभिन्न समस्याओं का गहन अध्ययन कर उनका समाधान प्रस्तुत करना, ताकि इस क्षेत्र में गुणात्मक सुधार किया जा सके। प्रामाणिक एवं विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान उचित विधियों के चुनाव में मदद करता है। तो इसमें कुछ ना कुछ रिसर्च होना चाहिए और फिर डेवलपमेंट होना चाहिए। निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। निर्देशन एवं परामर्श से बालक के विभिन्न परिस्थितियों में सामंजस्य करना बताया जाता है। मनोविज्ञान के इन दोनों शब्दावली ने व्यक्ति के भावी जीवन को सुखमय बनाने में विशेष योगदान दिया जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता, कार्यक्रम एवं उससे संबंधित प्रश्नावली को उल्लेख करती है। कहने का मतलब यह है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग की मदद से व्यक्ति के जीवन को आसान बनाने में मददगार साबित होता है। क्यों? यदि उसे काउंसलिंग किया जाए कि भाई इसमें ADHD है तो क्या किया जा सकता है, यदि मंद बुद्धि है तो उसे क्या किया जा सकता है, उसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उसे कैसे ट्रीट करेंगे जो उसका बुद्धि फास्ट हो जाए, तीव्र बुद्धि का हो जाए व्यक्ति। वो शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसे क्या किया जाए। अगर इमोशनली वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, संवेगात्मक है, तो उसे कैसे सही किया जा सकता है।
तो कहने का मतलब यह है कि बच्चा कोई खराब नहीं होता, उसे खराब करने में योगदान किसका होता है? समाज का होता है, परिवार का होता है, राज्य का होता है। तभी वो बच्चा इमोशनली और वंश का भी होता है। जैसे कपड़ा कभी कोई खराब नहीं होता, कपड़ा कभी खराब नहीं होता, पहनने वाला खराब हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें जो होती है वो शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो शिक्षा का क्षेत्र आज समझ में आया होगा अच्छे से। मनोविज्ञान क्या होता है एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा दूं कि शिक्षा के मनोविज्ञान होता क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा एवं मनोविज्ञान नाम के दो अलग अलग विषयों का योग है, जिसका अर्थ होता है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में सम्मिलित वास्तविक अर्थ जानने के लिए शिक्षा एवं मनोविज्ञान को पहले समझना होगा। शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का रूपांतरित है, लेटिन भाषा के एजुकेयर के से मिला हुआ है, जिसका अभिप्राय होता है सामने लाना, अंदर की बातें बाहर लाना। उसे कहा जाता है शिक्षा, बाहर निकालना, विकास करना। मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण लैटिन भाषा में दो शब्दों साइक और लोगस से मिलकर बना हुआ है। साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। लोगस का अर्थ होता है क्या? अध्ययन करना, मीन्स की आत्मा की अध्ययन करना या विज्ञान। इस प्रकार मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा के विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा के विज्ञान। आत्मा के विज्ञान को बाहर निकालना ही शिक्षा के मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। समय के साथ मनोविज्ञान की अवधारणा का अर्थ भी बदलता गया। प्रारंभ में इसे आत्मा के विज्ञान का नाम से जाना जाता था। प्रारंभ में इसे आत्मा के विज्ञान के नाम से जाना जाता था कि उसकी आत्मा कह क्या रही है वो जानना। 17वीं शताब्दी में मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में पहचान मिली। 18वीं 19वीं शताब्दी में यह चेतना का विज्ञान बना। 18वीं 19वीं शताब्दी में यह चेतना का विज्ञान बना। एक कालांतर ने उसे विज्ञान के रूप के जाने जाते थे। और 1912 में जेवी वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार निश्चयात्मक विज्ञान बताया। 1912 में वॉटसन ने। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रक्रिया के व्यक्ति के व्यवहार में ज्ञान प्रदान करती है। मनोविज्ञान के सिद्धांत का शिक्षा में अधिक प्रयोग होता है, इसलिए शिक्षा एवं मनोविज्ञान को एक दूसरे के पृथक करके करना बहुत ही मुश्किल है। तो शिक्षा मनोविज्ञान आप लोगों को समझ में आया होगा और इसका क्षेत्र क्या क्या है ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।